नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्वेरी लेंगे हमारे व्यूअर की, और उन्होंने कहा कि जी बीइंग प्लस V3, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, बीइंग इंसल्टेड ट्वाइस ही डज नॉट फील लाइक स्टडीइंग। तो जो V3 है ये पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लोज है। बीइंग इंसल्टेड ट्वाइस एक क्लोज है, ही डज नॉट फील लाइक स्टडिंग ये दूसरा क्लोज है। ये दो क्लोज वाले सेंटेंस है। लेकिन आप तो कहेंगे जी हमने तो पढ़ा है और आपने भी पढ़ाया है कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को होना जरूरी है। तो इस क्लॉज में सब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब तो ठीक है, ये आ गया इंसल्टेड या बीइंग इंसल्टेड, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ है? देखिए जब कोई क्लॉज ऐसा हो कि उसके इस क्लॉज में और इस क्लॉज में एक ही सब्जेक्ट हो, यानी जो सब्जेक्ट इसका है वर्ब का वही सब्जेक्ट इस वर्ब का हो, तो उसको यहां से हम ओमिट कर सकते हैं, उसको यहां से हटा सकते हैं। उसके बिना भी काम चल जाता है। तो ये वही केस है। इसमें जो सब्जेक्ट है ही, यही यहां भी है। एक बात तो ये आपको बतानी थी। दूसरी बात इसमें यह है कि जब हमें हटाना हो पहले वाले क्लॉज का सब्जेक्ट, तब ये एंश्योर करना है कि इसका और इसका सब्जेक्ट, दोनों क्लॉजेस का सब्जेक्ट कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है तो यहां से अगर आपने सब्जेक्ट हटा दिया तो इस बचे हुए पार्ट का सब्जेक्ट यही माना जाएगा, और उससे कभी कभी ऐसा अर्थ निकलता है सेंटेंस का, कंप्लीट सेंटेंस का, जो कि वास्तव में उसका अर्थ नहीं होता। ये हम आगे चल के करेंगे। फिलहाल इस सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन देखिए। जब भी आपको ये बीइंग लिखा दिखे इस तरह के क्लॉज में, तो उसकी जगह आप या तो एज मान लें, एज फिर एक्स फिर इज या वाज में से एक, ये आपने इसकी जगह मान लेना है। बीइंग की जगह एज की जगह बिकॉज भी माना जा सकता है, क्योंकि एज यहां पर बिकॉज का ही काम कर रहा है। लेकिन एक्स का क्या मीनिंग है? एक्स का मीनिंग ये सब्जेक्ट है, जो भी यहां सब्जेक्ट हो। जैसे इस केस में तो ही है, तो यहां पर ही हम मान लेंगे। यहां आई होता तो आई मान लेते हैं। ये आपने इसकी जगह मान लेना है। अब इज और वाज में से कौन सा मानना है? इज आप मानेंगे जब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का हो, जैसे इस केस में है। ये पास्ट का हो तो आप वाज मान लेंगे। तो इस केस में इसकी जगह हम लिखेंगे एज ही इज। ये अब देख लीजिए इसका अर्थ क्या हुआ। एज ही इज इंसल्टेड ट्वाइस, क्योंकि उसका 2 बार अपमान हो चुका है। ही डज नॉट फील लाइक, उसका मन नहीं करता स्टडीइंग पढ़ने का। ये इसका सही अर्थ है। क्योंकि उसका 2 बार अपमान हुआ है, इसीलिए उसका पढ़ने का मन नहीं करता। ये इसका अर्थ है। फिर देख लीजिए क्या बताया। इस तरह के सेंटेंस में, यानी जब सेंटेंस बीइंग से शुरू हो पहला क्लॉज, तो बीइंग की जगह आपने ये मान लेना है एज, फिर सब्जेक्ट और फिर इज या वाज।
और फिर आप उसका मीनिंग निकाल के देखें, वो इसका मीनिंग होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से अगर आप बीइंग को बिल्कुल हटा दें तो भी इसका पूरे का वही अर्थ निकलेगा। इंसल्टेड ट्वाइस, ही डज नॉट फील लाइक स्टडिंग। ये ही यहां पर आ जाएगा, एज ही इज इंसल्टेड ट्वाइस, क्योंकि उसका 2 बार अपमान हुआ है, क्योंकि वो 2 बार अपमानित हुआ है, इसलिए उसका पढ़ने का मन नहीं करता। तो बीइंग हो, साथ में V3 हो, या सिर्फ V3 हो, या पास्ट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, तो उसकी जगह पर आपने अगर ये बीइंग लगा हुआ है तो इसकी जगह एज, फिर सब्जेक्ट, फिर इज या वाज। बीइंग नहीं है तो V3 से पहले ये पुटअप कर दें, वो मीनिंग क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए ये एग्जाम्पल है। बीइंग ऑलरेडी बोर्ड, द ऑडियंस इज दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट है। इसमें क्योंकि सब्जेक्ट अलग से नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका सब्जेक्ट भी ऑडियंस ही माना जाएगा। आगे आपका पास्ट टेंस है तो इसका माना जाएगा एज द ऑडियंस वाज। ऑलरेडी बोर्ड, क्योंकि जो सभा थी वो पहले से ही बोर्ड थी, पहले से ही बोर हो गई थी। ऑडियंस डिड नॉट लिसन टू हिम, ऑडियंस ने उसको सुना ही नहीं। तो ये इसका अर्थ हुआ। आगे, बीइंग डीफ, ही कुड नॉट हियर द हॉर्न ऑफ कार कमिंग बिहाइंड। ये देखिए, अब ये दूसरा क्लॉज यहां से शुरू हुआ और ये उसका सब्जेक्ट है। तो बीइंग की जगह आप लगाएंगे एज ही वॉज डीफ, क्योंकि वह बहरा था। एज ही वॉज डीफ, ही कुड नॉट हियर द हॉर्न ऑफ कार कमिंग बिहाइंड, वो पीछे से आने वाली कार का हॉर्न नहीं सुन सका। अगला, बीइंग कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन, ये पहला क्लॉज है। इसमें बीइंग की जगह आपने क्या लगाना है, एज। अब दूसरे में सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, 2 बार वहां भी स्टूडेंट्स लिखे या यहां भी स्टूडेंट्स लिखे, वो ठीक नहीं है। एक जगह प्रोनाउन लिख लीजिए, तो आप यहीं पर प्रोनाउन लगा लीजिए इसको एज दे, फिर ये वर हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। एज दे वर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन, द स्टूडेंट्स क्लैप्ड। इससे मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लियर हुआ होगा आपका। अब इसमें गलतियां कहां होती हैं? जब मैंने बताया था ना कि आप कॉमन, जब दोनों में सब्जेक्ट हो, वही सब्जेक्ट मेन क्लोज का हो जो कि पहले वाले क्लोज का है, तब आप पहले वाले क्लोज से ही को हटा सकते हैं। और अलग अलग वो अलग अलग हो तब हटाना भयंकर हो सकता है। जैसे व्हेन आई was crossing the red light, my car stopped. When I was crossing the red light, जब मैं रेड लाइट को क्रॉस कर रहा था, my car stopped, मेरी कार बंद हो गई। देखिए इसमें अलग अलग सब्जेक्ट। इस क्लोज का सब्जेक्ट है आई, इस क्लोज का है माई कार।
अगर आप इस कार को यहां से हटा दें, हटा नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है। अगर आपने हटा दिया तो यहां भी माई कार समझा जाएगा। When my car was crossing the red light, it stopped. इसमें इतनी भयंकर गलती नहीं हुई है क्योंकि मैं पार कर रहा था रेड लाइट को, तो मेरी कार भी पार कर रही थी। इसलिए ये जो एग्जाम्पल लिया गया ये उतना अच्छा नहीं है, उसका भयंकर स्वभाव दिखाने के लिए जो गलती हो गई है। एक और लीजिए, when हाँ, ये मुझे याद आया है जो सेंटेंस, ये एक बार सीजीएल के एग्जाम में आया था। When I was boarding the train, when I was boarding the train, my phone rang. जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मेरा फोन बजा। देखो, अगर आपने इसको हटा दिया, आई को, साथ में ये भी हट जाएगा। When boarding the train, माई फोन, अब ये जो माई फोन है यही यहां समझा जाएगा। When my phone was boarding the train, जब मेरा फोन गाड़ी में चढ़ रहा था तो वो बज गया। यानी जैसे फोन अकेला ही चढ़ रहा हो, तो ये थोड़ी हास्यास्पद बात हो जाएगी। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि दोनों क्लोजेस का सब्जेक्ट एक ही हो, तभी आपने उसको हटाना है, नहीं तो वाक्य की संरचना को आपने बदल देना है। जैसे इन वाक्यों में अब हम ट्राई करेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं फिर ठीक उसका अर्थ निकालने के लिए। पहला, when climbing down the hill, one of the eggs broke. ये जो क्लॉज है इसका सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है वन ऑफ द एग्स, तो यहां वन ऑफ द एग्स ही ट्रीट होगा। when one of the eggs was climbing down the hill, अंडा थोड़ा ही उतर रहा था, इसलिए या तो कहो when I was climbing down the hill, जब मैं नीचे उतर रहा था मेरे पास अंडे थे, one of the eggs broke, एक अंडा टूट गया। तो यहां क्लियर करना है आपने कि इसका सब्जेक्ट कोई डिफरेंट है इस क्लॉज का, इस क्लॉज वाले सब्जेक्ट से। अगला, when parking my car, one of the lights was damaged. कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ द लाइट्स, इस क्लॉज का, यही या माना जाएगा। तो पार्किंग कौन, मेरी लाइट्स थोड़ा ही पार्क कर रही थी, मैं पार्क कर रहा था। when I was parking my car, या कोई भी पार्क कर रहा था, when you were parking my car, when she was parking my car, when he was my parking car, when he was parking my car, one of the lights was damaged, एक लाइट खराब हो गई। अगला, when barking at my friend, जब मेरे कुत्ते पर जब मेरे दोस्त पर भौंक रहा था, I rebuked our dog, मैंने अपने कुत्ते को डांटा। अब इसमें भी देखिए सब्जेक्ट नहीं है, तो यही माना जाएगा। और इसका ऐसे ये निकलेगा कि जैसे जब मैं अपने दोस्त पर भौंक रहा था तो मैंने अपने कुत्ते को डांटा, आप नहीं भौंक रहे थे, इसलिए यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर क्लियर। when it was barking at my friend, I rebuked our dog. अगला, गेटिंग आउट ऑफ बेड, बिस्तर से बाहर निकलते हुए,
ए स्कॉर्पियन बिट हिम, एक बिच्छू ने उसे काट दिया। अब इसमें क्योंकि दिया नहीं हुआ है सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट है स्कॉर्पियन, तो इसका भी स्कॉर्पियन माना जाएगा। तो स्कॉर्पियन जैसे बेड से निकल रहा था, इसका अर्थ यह बन जाएगा। इसलिए यहां लिखना है कि कौन बाहर निकल रहा था। व्हेन ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ, यहां पर ऐड करना पड़ेगा आपको, व्हेन ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ बेड ए स्कॉर्पियन बिट हिम। और देखिए एक उदाहरण, देखिए एक और उदाहरण, हिट by an iron rod, he fell unconscious. हिट थर्ड फॉर्म है, बीइंग हिट भी आ सकता है इसकी जगह, मैंने बताया था। हिट बाई एन आयरन रोड, एक आयरन रोड से पीटे जाने पर ही फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। अब इससे क्लियर है, ही यहां पर दिया हुआ है सब्जेक्ट, इसका भी यही होगा, ही यही हिट हुआ है यहां पर ही, तो वो अस्पताल में ले जाना पड़ा। या इसकी जगह अगर ये कहें हिट बाय एन आयरन रोड, इसको हटा के अगर ये कहें पीपल टुक हिम टू द हॉस्पिटल। हिट बाय एन आयरन रोड, पीपल टुक हिम टू द हॉस्पिटल। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट है पीपल, तो यहां भी ये जो आयरन रोड लगी है, ये भी पीपल को ही लगी है इसके हिसाब से, इसलिए यहां क्लियर करना होगा, ही हिट बाय एन आयरन रोड, उसको आयरन रोड लग जाने पर, उसको आयरन रोड द्वारा चोट पहुंचने पर, पीपल टुक हिम, यहां पर ही आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, इसमें सब्जेक्ट ही है, ही को चोट लगी है, इसमें ले जाने वाले कौन है, पीपल, तब वो सेंटेंस और उसका मीनिंग ठीक बन। एक और उदाहरण लेते हैं, पिन्ड टू द डोर by a knife, the postman saw a notice. अब देखो, ये जो क्लोज है, द पोस्टमैन सॉ ए नोटिस, इसमें सब्जेक्ट है पोस्टमैन, इसका सब्जेक्ट भी पोस्टमैन माना जाएगा। पिन्ड टू द डोर, कौन, पोस्टमैन ही माना जाएगा। बाय ए नाइफ, और वो उसका तो कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, पोस्टमैन को पिन कर दिया जैसे डोर पे चाकू लगा के। तो अब हमें इसको ठीक करना है, कैसे करेंगे ठीक, जो इसका सब्जेक्ट है वही इसका सब्जेक्ट हो सके, ऐसा सब्जेक्ट हमें बनाना है। इसका सब्जेक्ट जो डोर पे लगा है, नाइफ के साथ पिन किया गया, वो एक नोटिस है। तो हम इस सेंटेंस को भी इस ढंग से लिखें कि सब्जेक्ट नोटिस बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, यहां पर इसको हटा के
अब देखो, ए नोटिस was seen by the postman. अभी इसका मीनिंग सही है। पिन्ड टू द डोर ऑफ ए नाइफ, पिन्ड टू द डोर बाय ए नाइफ, ए नोटिस वॉज सीन बाय द पोस्टमैन। अब जो इसका सब्जेक्ट है ए नोटिस, वही सब्जेक्ट इसका भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ हेल्पफुल रहा होगा आपको, बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।